वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन पर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक देश की 90% जनता के पास कोई राइट्स ही ना हो, मतलब जीरो पावर, जीरो अधिकार, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के सर पर। फ्रांस ने दुनिया को दिखाया कि जब लोगों का सब्र का बांध टूटता है ना, तो क्या होता है। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए पहले समझते हैं उस अनफेयर सिस्टम को जो रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में था, जिसे ओल्ड रिजीम कहते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे एक बड़ा सा पिज्जा है और उस पिज्जा के सारे टॉप स्लाइसेस, मतलब सारी मलाई, सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप खा रहा था। फ्रांस की सोसाइटी बेसिकली 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। सबसे ऊपर आते थे फर्स्ट एस्टेट यानी चर्च के लोग, और सेकंड एस्टेट यानी अमीर लोग, नोबल्स। ये दोनों मिलाकर 10% से भी कम थे, लेकिन सारी जमीन इनके पास थी। और सबसे मजेदार बात, ये लोग कोई टैक्स नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं। बाकी बचे 90% लोग यानी एवरीवन एल्स थर्ड एस्टेट में आते थे। इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था और सारा का सारा टैक्स यही लोग भरते थे। मतलब पार्टी कोई और कर रहा है और बिल आपके नाम पे फट रहा है। अब इतना भेदभाव होगा तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना। लेकिन वो आखिरी चिंगारी क्या थी जिसने इस गुस्से को एक रेवोल्यूशन की आग में बदल दिया? चलो इसके पीछे के रीजंस को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। भाई साहब, फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। राजा किंग लुई द 16th ने अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में हेल्प करने में इतना पैसा उड़ा दिया, और उनकी रानी मैरी एंटोइनेट अपने महंगे शौकों के लिए फेमस थी। और ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा था? थर्ड एस्टेट के टैक्स से। इसका नतीजा, महंगाई आसमान छू रही थी और आम आदमी के लिए एक रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया था। फिर आते हैं सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। जैसा कि हमने देखा, सोसाइटी में बहुत भेदभाव था और थर्ड एस्टेट की कोई सुनने वाला ही नहीं था। उनकी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। किसानों से तो कॉर्वे के नाम पर मुफ्त में काम करवाया जाता था। और इन सब के ऊपर बैठे थे राजा लुई द 16th, एक एब्सोल्यूट मोनार्क, जिसका कहना ही कानून था। तो सिचुएशन एकदम ऐसी थी जैसे एक बम रखा हो और बस चिंगारी का इंतजार हो। और ये चिंगारी लगाई उस टाइम के ग्रेट थिंकर्स ने। जॉन लॉक ने कहा कि सरकार लोगों की मर्जी से चलनी चाहिए। रूसो ने तो सीधा बोल दिया कि असली पावर जनता के पास है। और मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पावर को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। इन आइडियाज ने लोगों के दिमाग में आज़ादी और बराबरी के बीज बो दिए। तो इतना सारा गुस्सा आखिर फटा कैसे? साल 1789 वो टर्निंग पॉइंट था जिसने फ्रांस की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। 1789 में तो मानो इवेंट्स बुलेट ट्रेन की स्पीड से हुए। 5 मई को किंग ने नए टैक्स लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। थर्ड एस्टेट ने इस अनफेयर सिस्टम का विरोध किया और वॉकआउट कर दिया। फिर 20 जून को उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ ली, कसम खाई कि जब तक नया संविधान नहीं बनेगा वो हटेंगे नहीं। और फिर 14 जुलाई को गुस्से से भरी भीड़ ने बेस्टिल जेल पर हमला कर दिया और यहां से रेवोल्यूशन का बिगुल बज गया। अब आप सोच रहे होंगे, एक जेल पर हमला करने में ऐसी क्या बड़ी बात है? बास्टील कोई आम जेल नहीं थी, वो राजा की अनलिमिटेड अत्याचारी पावर का सिंबल था। उसका गिरना मतलब राजा की पावर भी गिर सकती है। ये लोगों की पहली बड़ी जीत थी। बास्टील के गिरने के बाद थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई और पावर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फटाफट अमीर लोगों के सारे स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए और मशहूर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी इंसान आज़ाद और बराबर पैदा हुए हैं। 1791 तक उन्होंने एक नया संविधान बनाकर फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, जिससे राजा की पावर लिमिट हो गई। लेकिन दोस्तों, ये शुरुआती जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। दूसरे देशों के राजाओं से खतरा और फ्रांस के अंदर ही मतभेद के कारण रेवोल्यूशन और भी ज्यादा उग्र हो गया। अब ये एक ऐसे दौर में एंटर करने वाला था जो बहुत ही वायलेंट और डरावना था, जिसे रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का राज कहते हैं। 1793 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। किंग लुई द 16th और क्वीन मैरी एंटोइनेट को सबके सामने गिलोटीन से मार दिया गया। मोनार्की को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। मतलब राजा और रानी का
गेम ओवर। 77,000। जी हाँ, ये ऑफिशियल नंबर है उन लोगों का जिन्हें रेन ऑफ टेरर के दौरान गिलोटीन से मार दिया गया। इस दौर का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। इस नए रिपब्लिक में अगर किसी पर रेवोल्यूशन का दुश्मन होने का थोड़ा सा भी शक होता तो उसे सीधा गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। रॉबस्पियर का शासन काफ़ी अजीब था। एक तरफ उसने आतंक फैलाया, दूसरी तरफ उसने ज़रूरी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए ताकि गरीबों को मदद मिले, और फ्रेंच कॉलोनीज़ में स्लेवरी भी ख़त्म कर दी। लेकिन आखिर में उसकी अपनी ही कट्टरता उसे ले डूबी। जुलाई 1794 में जिस आदमी ने इतने लोगों को गिलोटीन पर भेजा, उसका भी वही अंजाम हुआ। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। रोबस्पियर के गिरने के बाद फ्रांस में अराजकता फैल गई थी और लोग इस आतंक से थक चुके थे। जनता एक मजबूत लीडर चाहती थी जो देश में शांति ला सके, और जब भी ऐसा पावर वैक्यूम बनता है तो एक नया बॉस जरूर एंट्री मारता है। अगले सरकार, जिसे द डायरेक्टरी कहते थे, वो 5 लोगों की एक कमजोर और करप्ट कमेटी थी जो फ्रांस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। ऐसे में एक ब्रिलियंट और एम्बिशियस मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना मौका देखा। उसने 1799 में एक कू करके पावर हासिल कर ली और 1804 तक खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। नेपोलियन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था 1804 का नेपोलियनिक कोड। इसने हमेशा के लिए फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, सभी आदमियों के लिए कानून के सामने बराबरी स्थापित की और प्रॉपर्टी के अधिकार को सुरक्षित किया। लेकिन इसने महिलाओं के अधिकारों को बहुत कम कर दिया, जो जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बड़ा झटका था। मतलब रेवोल्यूशन के कुछ आइडियाज तो पक्के हो गए, लेकिन कुछ पीछे छूट गए। नेपोलियन आज भी एक कॉम्प्लेक्स फिगर है। उसने अपनी जीतों के जरिए आज़ादी और बराबरी के आइडियाज़ को पूरे यूरोप में फैलाया, लेकिन साथ ही वो एक डिक्टेटर भी बन गया। आखिर में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार के साथ उसके शासन का अंत हुआ। तो इतनी उथल-पुथल, आतंक और लड़ाई के बाद आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिया क्या? इसकी विरासत क्या है? चलो अब बात करते हैं कि 200 साल से भी पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट 3 शक्तिशाली शब्द जो इस रेवोल्यूशन का नारा बने: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक ऐसी पुकार थी जो पूरी दुनिया में गूंजी और आने वाले समय में आज़ादी के लिए होने वाले कई आंदोलनों की प्रेरणा बनी। इस रेवोल्यूशन का असर बहुत गहरा था। इसने फ्रांस में राजशाही और सामंतवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी। इससे यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका में कई क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसने ये रेडिकल आइडिया फैलाया कि असली पावर राजाओं के पास नहीं बल्कि जनता के पास है। यह हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर आपको रेवोल्यूशन के इन 3 आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी में से किसी एक को चुनना हो, तो आपके हिसाब से एक सोसाइटी को सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।